वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी पाठ्य पुस्तक से संबंधित सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता भारत माता पढ़ेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताते हैं, क्योंकि कवि परिचय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम होता है हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में, तो उसमें कवि परिचय से संबंधित प्रश्नों को भी समाहित उसमें कर दिया जाता है। इसलिए आप लोगों को इनके जीवनी के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इनके जीवनी को देखते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था और ज़िला था अल्मोड़ा और ये पड़ता है उत्तरांचल में। और चूँकि बहुत ही दुखद घटना है कि जन्म के 6 घंटे के बाद ही जो है इनकी माता सरस्वती देवी का जो है देहांत हो गया था और पिता का नाम था गंगादत्त पंत, जो कि एक कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट के पद पर थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा का अगर बात करें तो इनकी प्राथमिक शिक्षा जो हुई थी वह गांव में हुई थी और इन्होंने फिर जो है बनारस में हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद जो है वो चले गए कहीं अन्य जगह। उसके बाद जो है आजीवन वे इलाहाबाद में रहे और सन 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। तो पंत जी की अगर हम आरंभिक काव्य की बात करें तो ये प्रकृति प्रेमी थे और जो है इनकी रचनाओं में खास करके हम लोग प्रकृति और सौंदर्य की चीज़ों को देखते हैं। और कवि ने जो है चूँकि ये प्रेमी प्रकृति के थे, यानी कि इनका स्वभाव ही प्रेम वाला था, तो इसलिए जो है ये संवेदनशील भी थे। तो अगर हम बात करें पंत जी जो है वे एक छायावादी कवि हैं। और छायावादी क्या होता है इसके बारे में मैंने बताया है आपको कि छायावादी का मतलब हुआ कि छाया में रहकर किसी कविता को लिखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो है उनके विचार मानवतावादी हैं। उनका विचार अगर हम देखें तो वह मानव से संबंधित है और उन्होंने जो है प्रसाद और निराला के समान छंदों यानी कि प्रसाद यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है कि उनके समान छंदों और शब्द योजना में कई सारे नवीन प्रयोग उन्होंने किए हैं। और पंत जी की अगर हम प्रतिभा कलात्मक सूझबूझ से को देखें तो वे इससे संपन्न थे। अतः जो है उनकी रचनाओं में खास करके विलक्षण मृदुता और सौष्ठव मिलता है। यदि हम युगबोध के अनुसार उनकी काव्य भूमि का वर्णन करें तो उनकी जो काव्य चेतना है वह विशेष रूप से जो है उल्लेखनीय है। वे प्रारंभ में जो है प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत हुए, फिर जो है मानव सौंदर्य से। उसके बाद जो है वे समाजवाद से भी जो है वे समाजवाद की ओर भी वे आकृष्ट हुए। यहाँ तक कि अरविंद दर्शन से भी जो है वे प्रवृत्त हुए थे। वे मानवतावादी कवि थे जो मानव इतिहास के नित्य विकास में विश्वास करते थे। अगर उनका कुछ हम काव्य कृतियों की बात करें तो उनका कुछ काव्य कृतियाँ जैसे कि लोकायतन है जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। उसके बाद और भी कई सारे काव्य कृतियाँ हैं जैसे कि उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, उसके बाद ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा इत्यादि, ये सभी उनकी काव्य कृतियाँ हैं। अगर हम नाटक का बात करें तो उन्होंने कई सारे नाटकों को भी लिखा। यहाँ तक कि आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी इन्होंने लिखा है। और पंत जी को उनका एक बहुत ही सुंदर कृति था चिदम्बरा, जिनसे जो है मतलब चिदम्बरा में पर ही जो है उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। अब चूँकि भारत माता जो इनका एक टाइटल है जो कि ग्राम्या से लिया गया है, तो चूँकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्रकृति सौंदर्य तो प्रेमी कवि तो थे ही और ये यथार्थवादी कविता लिखते थे। तो जो है यदि हम इस कविता का बात करें तो ये जो है आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल करने वाली कविता है। और अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक जो है भारत का ऐसा चित्र खींचा गया था जो ऐतिहासिक चाहे जितना भी रहा हो वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता था। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता था यह देश जो कि भारत है, जो अतीत में कभी पहले जो है सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था।
तो कवि जो है यहाँ पर जो है भारत का यथातथ्य चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो आइए अब हम लोग कविता की ओर चलते हैं और इन्होंने जो है कविता में क्या बताया है ये हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत माता ये टाइटल है कविता का। तो पहला 4 पंक्ति है कि भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। तो भारत माता के बारे में कवि जिक्र करते हैं कि भारत माँ जो है वह गाँवों में रहने वाली है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि हमारा देश जो है वह कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर 80% लोग जो है खेती करते हैं। तो भारत माता जो है किसे कहा गया है? उन किसानों को, या जहाँ पर कि वे लोग फसल उपजाते हैं तो उस फसल यानी कि उस धरती को भारत माता यहाँ पर कवि ने कहा है। कहता है खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी। यानी कि मिट्टी की जो प्रतिमा है वह उदासिनी है, क्योंकि उस समय जब हमारे देश की आज़ादी नहीं हुई थी तो अंग्रेज़ों का शासन था, तो काफ़ी सारा कष्ट सहना पड़ रहा था उस समय हमारे देश के लोगों को। तो ऐसा कवि महोदय कहते हैं कि जो भारत माता है वह, उसका जो आंचल है वह धूल से भर गया है। और गंगा यमुना में, चूँकि गंगा और यमुना चूँकि अक्सर जो है लोग किसी न किसी नदी के तट पर रहते हैं। नदी के तट पर रहने का मतलब यही है कि वहाँ पर जो है फसल अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर जो है उनके चूँकि अंग्रेज़ों का क्रूरता भरा जो शासन था उसके अत्याचारों की वजह से सही तरीके से खेती नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से कि मिट्टी की प्रतिमा जो थी वह उदासनी हो गई थी। अब आगे पंक्ति में कहते हैं कवि कि दैन्य जरित अपलकनत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी दैन्य जरित, यानी कि दैन्य मतलब दरिद्रता से जड़ित था, और पलक नत चितवन, यहाँ तक कि जो उसका पलक था वह मतलब जो है झुका हुआ था, नत चितवन, अधरों पे चिर नीरव रोदन। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मतलब एक तरह से ये कह दीजिए कि मुस्कान नहीं था किसी के चेहरे पर। युग युग के तम से विष्णन मन, यानी सदियों से जो है वह गुलामी भरा ज़िंदगी जी रहा था भारत के लोग। वह अपने घर में प्रवासिनी, अपने ही घर में वह प्रवासिनी बनी हुई है, ऐसा था स्थिति उस समय। तो यहाँ पर कवि महोदय ये कहते हुए संबोधित करते हैं देश के लोगों को, चूँकि एक छायावादी ये कविता है और छाया में ही रखकर जो है इस कविता को लिखा गया है। तो यहाँ के लोगों की स्थिति के बारे में बताता है कि भारत माता क्यों प्रवासिनी बनी हुई थी अपने ही घर में। आगे कहते हैं कवि 30 कोटि संतान नग्न तन, भारत माता की 30 कोटि संतान थी जो कि नग्न और तन अवस्था में, अर्ध क्षुधित, आधा पेट मिलता था खाने के लिए उसको, शोषण किया जाता था उसका, निरस्त्र जन, यानी उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे वे अंग्रेज़ों का मतलब अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके उस समय। यहाँ तक कि मूढ़ यानी मूर्ख थे यहाँ के लोग, असभ्य जंगली तरह से ज़िंदगी व्यतीत करते थे, अशिक्षित पढ़ा लिखा नहीं था, और निर्धन यानी कि गरीब था, और नत मस्तक, यहाँ तक कि उनका जो नत था यानी कि सर जो है वह जो है नत था, झुका हुआ था, तरुतल निवासिनी, यानी कि यहाँ तक कि जो है पैरों के नीचे यानी कि पौधों के नीचे वे आराम करने के लिए, निवास करने के लिए व्यवस्थ थे। ऐसी स्थिति थी उस समय जब हमारे देश की आज़ादी नहीं हुई थी। आगे कवि महोदय कहते हैं कि स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित, जो हमारा धरती था, जो सोना उगलने वाली धरती थी, उस पर जो है अंग्रेज़ों के पदतल यानी कि उनके पैरों तले जो है उनको रौंदा जा रहा था, लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और धरती जो है सरल स्वभाव में मन कुंठित होते हुए भी उनके अत्याचारों को सह रही थी। क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, सरतेंदु हासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। यानी कि क्रंदन यानी कि पूरा कुपित थी, रो रही थी, यहाँ के उसका जो होठ था उसकी होठों से मुस्कान चली गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे शरद ऋतु की जो चंद्रमा जो कि आप देखे होंगे उस समय, तो वो उस पर एक राहु के रूप में ग्रसित हो गई थी, जिस कारण से भारत माता जो है अपने ही अंदर रो रही थी। आगे कहते हैं कवि कि चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, चिंतित यानी कि भ्रिकुटी बना होता है भाव, तो उनकी भावों पर जो है चिंता की रेखा थी,
क्षितिज तिमिरांकित यानी अंधकार पूर्ण जो है धरती जो है था उस समय। क्षितिज तिमिरांकित, क्षितिज मना आप समझ ही रहे हैं, तिमिरांकित मना अंधकार से घिरा हुआ। नमित नयन यानी कि नयन जो था लोगों का वह मतलब झुका हुआ था, ऐसा प्रतीत होता था। नभ वाष्पाच्छादित यानी आकाश जो है जैसे वाष्प से आच्छादित हो जाता है तो कैसा प्रतीत होता है, उसी प्रकार उस समय की स्थिति थी। आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशिनी भारत माता ग्रामवासिनी। यानी कि आनंद श्री छाया शशि उपमित यानी कि जो उन लोगों का सर था, यानी भारत के लोगों का जो स्थिति था उस समय वह मतलब जो है झुका हुआ था और ज्ञान मूढ़ था, यानी ज्ञान से बिल्कुल इक्वल टू जीरो के बराबर आप कह दीजिए। गीता प्रकाशिनी यानी कि जो गीता प्रकाश सिद्ध करने वाला हमारा देश है भारत, वह आज जो है ज्ञान मूढ़ था उस समय जब अंग्रेज़ों का क्रूरता भरा शासन हमारे देश में चल रहा था। आगे कहते हैं लेखक, कवि सफल आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा स्तन्य सुधूपम, हरती जनमन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासिनी भारत माता ग्रामवासिनी। तो लेखक कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज जो है भारत माता का तप संयम सफल हुआ है और लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के बाद जो है वह सबके मन में जो भय था अंग्रेज़ों के प्रति, उसके भय को हर करके आज नया जो है अपने जो है खुद अपने अहिंसा का स्तन्यपान जो अमृत तुल्य होता है करा करके लोगों का के मन के भय को और उनके अंधकारों को वो हर लिया है और वह जग जननी है और जीवन विकास करने वाली है। तो जग जननी जीवन विकासनी यानी कि जग जननी यानी जग का रखवाला, जीवन विकासनी यानी कि जीवन को विकसित करने वाली है। आज जो है अंग्रेज़ों के जो उनका अत्याचार मतलब अंग्रेज़ों का जो अत्याचार था, थोड़ा सा इसके बारे में हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो उस समय की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। आप लोग जान रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो किस तरह से लोगों का ज़िंदगी था। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे लोग थे जो भूखे सो जाते थे। इतना करुणा भरा स्थिति, इतना मतलब कष्टकारी ज़िंदगी था जिसकी वजह से यहाँ पर लेखक कवि जो है बयान नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस समय जो है जो कविता का प्रचलन हुआ, छायावादी युग, कई प्रकार का हिंदी साहित्य में युग आया, प्रयोगवादी युग हुआ, छायावादी युग हुआ और भी कई प्रकार का भारतेंदु युग आया। तो सबका जो एक रूल रेगुलेशन बना उस समय। तो उस समय ये जो कवि हैं उन्होंने ये इंडिकेट किया है विशेष तौर पर कि क्या स्थितियाँ थी उस समय भारत के लोगों का। तो इस पाठ में विशेष रूप से कवि यही चीज़ को बताया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह का आपको कंटिन्यूटी के साथ वर्क मिलता रहेगा, प्रतिदिन कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।